हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सिक्स्थ का आपका एनसीईआरटी के क्लास सिक्स्थ का आपका जो है हमारे अतीत बुक यानी कि इतिहास की बुक, उसका अध्याय 1 जिसका नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, यानी कि क्या कब कहाँ और कैसे। इसके सभी यहाँ पे हम पाठगत प्रश्न देखेंगे और पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आपके जो क्वेश्चन आए हैं सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे मैं सॉल्व करा दूंगा और डिटेल में आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा भी, जिससे आप लोग वीडियो देखते ही देखते आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो यहाँ पे अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे आप लोगों को वीडियो समझ में आ सके कि जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कैसे चीज़ों को समझाना है। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे डेली बेसिस की जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पाठ्य पुस्तक के आपके पेज नंबर 3 पे है। आप लोग यात्राएं क्यों करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप लोग अगर ट्रैवल करते हैं, कहीं आते जाते हैं तो क्यों जाते हैं, इसका कारण पूछा है। तो मुख्य रूप से 3-4 कारण होते हैं। यहाँ पे मैं 3-4 कारण आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी कारण पता है तो वो भी यहाँ पे आप एग्जाम में आंसर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया आंसर, आप लोग यात्राएँ निम्नलिखित कारणों से करते हैं। पहला तो आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, या फिर आप अपने मित्रों से मिलने जाते हैं तो आप कहीं जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप काम के सिलसिले में आप कहीं नौकरी करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, उसके सिलसिले में यहाँ से अपने घर से कहीं बाहर निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं। तीसरा, यहाँ पे है व्यापार के सिलसिले में। काफ़ी लोग व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर जाते हैं, कोई दूसरे देश जाता है, कोई दूसरे प्रदेश जाता है, तो उसके लिए यात्रा करता है। और लास्ट में आपका चौथा यहाँ पे ऑप्शन है, आंसर है पर्यटन स्थलों की सैर के लिए। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, मनाली घूमने गए, दिल्ली घूमने गए, साउथ में घूमने चले गए, तो ये कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी आप यात्रा करते हैं। तो ये 4 मुख्य कारण हैं जिससे आप कहीं यात्रा करने के लिए निकलते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ थे। जो पहले के ज़माने में पुरातन समय में पत्थरों पे लेख लिखे जाते थे तो उसका लाभ क्या था, और ऐसा करवाने में उनको दिक्कत क्या क्या, कठिनाइयों का क्या क्या सामना करना पड़ता था। ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपके ये पेज नंबर 5 पे है। इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको आंसर देखने में आसानी हो। कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। क्या आप कागज़ पे लिखेंगे अगर 5000 वर्ष पूर्व, तो क्या वो अभी तक बचेगा, सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको पत्थर पे लिखेंगे, कठोर सतह पे लिखेंगे, तो वो कितना भी समय रहे वो वैसे ही बना रहेगा। बस थोड़ा बहुत उसका जो आकार है वो थोड़ा बहुत बदलेगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेज है कि वो वैसे के वैसा रहे। तो क्या कहा गया है, कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि ये लेख आसानी से मिट नहीं पाते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हम अभिलेखों के माध्यम से अपने अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे पुराने समय में हड़प्पा की खुदाई में जो अभिलेख मिले, तो उन सब से हमको क्या पता चला, पुराने समय में हमारे जो अतीत की जानकारी है उसके बारे में हमको पता चला। उसके तीसरा यहाँ पे है, कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य होता। जैसे पत्थरों पे आप कोई चीज़ लिखेंगे तो उस पर आसानी से तो लिखा नहीं जाएगा, जिसे लिखने के लिए अधिक समय, कागज़ पे लिखेंगे तो आप फटाक से 1 पेज लिख देंगे 10 मिनट के अंदर अच्छे से। लेकिन पत्थर पे अगर 1 पेज लिखना है आपको तो उसको लिखने में आपको कई दिन लगेंगे, क्योंकि पत्थरों को काट काट के, कठोर सतह है उसको काट काट के आपको बनाना होगा। तो वहाँ पे कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य होता है, इसलिए उसमें अधिक समय लगता है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे हमारा, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे जो आपके पुराने समय में खुदाई कहीं पे हुई है या फिर कहीं पे अवशेष मिले हैं। पेज नंबर 6 पे है ये क्वेश्चन। तो उसमें पूछ रहा है कि क्या पुरातत्वविद जो थे उनको क्या खुदाई में जो अवशेष मिले थे उसमें कपड़ों के अवशेष बहुत ज़्यादा मिले थे। तो यहाँ पे नहीं, इसका पहले आंसर देखिए, इसका लिखा गया है पुरातत्वविदों को कपड़ों का बहुत कम अवशेष मिला था, क्योंकि पुराने समय में क्या था कि जो कपड़े बनते थे वो सूती वस्त्र के बनते थे। ठीक है, कॉटन के बनते थे, क्योंकि नेचुरल सारी चीज़ें वहाँ उस समय थी। आर्टिफिशियल चीज़ें यहाँ पे टेरिकॉट या फिर इस टाइप के कोई भी नैलॉन, इस टाइप का कोई भी उसमें प्रोडक्ट था नहीं जो कृत्रिम रूप से बनाया जाता था। आजकल ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं जिससे कपड़े लंबे समय तक ज़मीन में भी पड़े रहते हैं तो वो बचे रहते हैं। लेकिन जब सूती वस्त्र होता है, पहले नेचुरल था, कॉटन का ही चीज़ बनता था, तो उस समय वस्त्र जो थे वो अगर मिट्टी में पड़े हैं काफ़ी समय बाद वो नष्ट हो जाते थे। तो क्या हुआ, पुरातत्वविदों को कपड़े के अवशेष बहुत कम मिले हैं, क्योंकि उस समय सूती वस्त्रों का उपयोग किया जाता था जो समय के साथ सड़ गल जाते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतिहास और तिथियाँ हैं, एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 पे है। इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में आप किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी में आपने देखा होगा BC लिखा हुआ रहता है, BC। कोई भी समय दिया गया है, जैसे 5000, 5000 BC, इस तरीके से लिखा रहता है ना। तो BC का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए इसमें बताया गया है। इसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी हिंदी में इसको कहते हैं ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय था, उसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप। कभी कभी तुम तिथियों को AD के नाम से भी आप देखेंगे। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है, यहाँ पे अगर ये लैटिन शब्द है दोनों, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ उस समय से अब, ठीक है। उसके बाद आप कभी कभी देखते होंगे AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE लिखा रहता है। तो CE का अक्षर का जो फुल फॉर्म है कॉमन एरा है, और BCE का फुल फॉर्म जो है वो है बिफोर कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। जैसे अभी हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं, तो ये क्या है, ये क्रिश्चियन एरा ही है। हम लोग का हिंदू धर्म का ये कोई, हिंदुस्तान का, भारत का कोई ये नहीं है। तो यहाँ पे क्रिश्चियन एरा ज़्यादातर देशों में फॉलो कर रहे हैं। देखेंगे सभी जगहों पे आप लोग न्यू ईयर साथ में मनाते हैं। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, जब से अंग्रेज यहाँ पे आए थे, आक्रमण कर यहाँ पे रहने लगे थे, आक्रमण करके हिंदुस्तान में, तब से ये शुरू किया गया था। कभी कभी अंग्रेजी में BP शब्द का प्रयोग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। BP शब्द का जो प्रयोग होता है उसका फुल फॉर्म होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी आज का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने से पहले। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इस 3 पर 2 तिथियाँ दी गई हैं, उनका पता लगाना है। इसके लिए तुम अच्छा समूह का प्रयोग कौन सा करोगे, आप BC करोगे, क्या करोगे। तो यहाँ पे देखिए 2 तिथियाँ दी गई हैं, 4700 और 2500। अब यहाँ पे आपको पता है कि अभी आपका 2022 चल रहा है, 2023 आएगा, तो ये सारी जो तिथियाँ ये बहुत आगे की तिथियाँ हैं, तो ये पहले बीत चुकी हैं। इसलिए इसको क्या करेंगे, बिफोर क्राइस्ट करेंगे, BC लगाएंगे इसके सामने आप, ठीक है। ये 2 तिथियाँ 4700 2500 हैं, इनके लिए BC अक्षर का समूह का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आपके पेज नंबर 8-9 पे है और कुछ चीज़ें, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त जो भाषाएं हैं तथा लिपियां हैं वो बहुत उसमें बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा है उस पर, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक अभिलेख अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र में मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व वहाँ पे राजा रानी रहते थे। इसके बारे में यहाँ पे देखिए 2 अभिलेख दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए 2 अभिलेख हैं, ठीक है। अब ये आप खुद सोचा करिए कि पुराने समय में 4000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व कोई अभिलेख मिला, उस पर इस तरीके से देखिए चिन्ह बनाया गया। उनको इंग्लिश तो आती नहीं थी, उनको हिंदी नहीं आती थी, तो क्योंकि लिपि धीरे धीरे चेंज होती चली आती है समय के साथ, तो क्या होगा, इसको कैसे पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। तो ये जो हमारे एक विधि होती है, जो हमारे पुरातत्वविद होते हैं, विद्वान होते हैं, वो उस विधि का प्रयोग करके देखिए यहाँ पे 2 नाम निकाले हैं। जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर है, इसको इन्होंने कहा P, इस तरीके से था हाफ, इस यहाँ पे सर्कल, इसको T बोला इन्होंने। इस आकृति को इन्होंने बोला O, शेर को यहाँ पे बोला L, इस चीज़ को बोला इन्होंने L, इस तरीके से जो बना था इसको I बोला, और ये जो ये बना था उसको बोला S। तो इससे क्या यहाँ पे नाम निकल के आया, पटोलमिस, इससे ये निकल के आया पटोलमिस। अब उसी चीज़ को आप नीचे देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे लायन को L यहाँ पे भी बोला गया है, इस चीज़ को यहाँ पे I बोला गया है, इस चीज़ को O बोला गया है, इस चीज़ को देखिए यहाँ पे P बोला गया है। तो सेम चीज़ यहाँ पे फॉलो किया गया है। इस पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लियोपेट्रा यहाँ पे निकल के आ रहा है, इसको जो इन्होंने नाम मैच कराया क्लियोपेट्रा। तो इससे ये पता चलता है कि ये राजा रानी, ये जो अभिलेख थे इस पे ये वहाँ के राजा थे पटोलमिस, और ये क्लियोपेट्रा वहाँ की रानी थी। तो इन दोनों अभिलेखों को देख के ये पता चलता है कि उस जो अभिलेख मिले थे उसमें राजा रानी का नाम लिखा हुआ था। यही यहाँ पे लिखा गया है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा है, जहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक
ही अभिलेख 3 भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम पे दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इस फ्रेम को क्या कहा जाता है? कारतूस। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों का अलग अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एक एल अक्षर जो लिखा गया है, अभी मैंने दिखाया ना, शेर का आकार बना हुआ है, इसके नीचे एल लिखा था तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया बनी हुई है। एक बार जब इन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किसके लिए प्रयोग किए गए हैं तो आसानी से अभिलेखों को पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मिस्र के रोसेट्टा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख कितनी भाषाओं तथा लिपियों में उत्कीर्ण है? अभी मैंने आपको बताया मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में उत्कीर्णित किया गया है। क्वेश्चन दूसरा इसके ऊपर, शेर का चित्र किस अक्षर को के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आप सभी को भी मैंने बताया। अगला चिड़िया का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयुक्त किया जाता है? चिड़िया का चित्र ए के लिए प्रयुक्त किया गया था, ऊपर दिखाया था मैंने क्लियोपेट्रा में। फिर आपको यहाँ पे कल्पना करना है। देखिए यहाँ पे तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की सूची तैयार करो जिसे तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहते हो। तो प्रश्न यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, आप अपने अनुसार भी प्रश्न बना सकते हैं। यहाँ पे आपके सहायता के लिए मैंने प्रश्न बना दिया है। पुरातत्वविद अतीत में बनी तथा प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन क्यों करते हैं? दूसरा, पुरातत्वविद किस स्थान की खुदाई किस आधार पर करते हैं? तीसरा, क्या खुदाई करते समय किसी प्रकार की सावधानी भी रखी जाती है? चौथा है, खुदाई में मिली चीज़ों की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? और 5वां प्रश्न है, खुदाई में मिली चीज़ों को कहाँ और क्यों रखा जाता है? ये हो गया आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो प्रश्न थे। अब आता है पाठ के अंत में जो आपके अभ्यास के प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, आपको मिलाना है। यहाँ पे नर्मदा नदी कहाँ पे है, मगध कहाँ पे है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ कहाँ हैं, गंगा घाटी कहाँ है? तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मिला के आपको दे दिया है। यहाँ पे देखिए, नर्मदा घाटी शिकार तथा संग्रहण के लिए यूज होता था। मगध पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि यहाँ पे होती थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ प्रथम यहाँ पे भारत की जो यहाँ पे प्रथम नगर कहते हैं जिसको, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे ही बसी थी। और गंगा घाटी क्या था? लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर है। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर होता है क्या? बताना है आपको कि पांडुलिपि क्या होता है, अभिलेख क्या होता है। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर हाथ के द्वारा लिखी जाती थी। ठीक है, पांडुलिपि जो होती थी उसको भोजपत्र या फिर ताड़पत्रों पर लिखा जाता था हाथ के द्वारा, जबकि अभिलेखों को पत्थर तथा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण खोद कर लिखा जाता था। ठीक है, ये अंतर होता है। तीसरा प्रश्न है, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं? रसीदा ने जो आप पाठ पढ़े होंगे उसमें रसीदा नामक एक लड़की थी, उसने प्रश्न पूछा था, उसमें आपका क्या उत्तर हो सकता है? हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंटों और पत्थरों पर बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारी मिलती है। ये जो प्रश्न था रसीदा का, उसका आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनाई हो सकती हैं? तो यहाँ पे सूची बनाना है पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं, उसमें पत्थर से कौन सी चीज़ बनाई जा सकती है ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे सिक्का है पाया गया था, हथियार पाया गया था, आभूषण पाए गए थे, चित्र और मूर्तियाँ पाई गई थी, औजार पाए गए थे, हड्डियाँ पाई गई थी, पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष मिला था। तो इसमें पत्थर से बनी हुई चीज़ कौन कौन सी है? इमारतें पत्थर से बनती हैं, आपको पता है। हथियार पत्थर से बनाते थे लोग उस समय के, औजार पत्थर से बनाते थे, मूर्तियाँ पत्थर से बनाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पत्थर से बनाई जाती थी। 5वां प्रश्न है, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का वितरण क्यों नहीं रखते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? तो पाठ में आपको पूछा गया ना कि साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, विवरण। तो साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे। निम्नलिखित कारण यहाँ पे बताया गया। पहला है, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए। जैसे कोई काम का इंपॉर्टेंस नहीं है आपके जीवन में तो उसका विवरण क्यों रखेंगे? उसको आप लिस्ट बना के क्यों रखेंगे कि ये काम किया है मैंने, ये काम नहीं किया है? जब कोई इंपॉर्टेंट काम करेंगे तभी तो उसको लिस्ट बनाएंगे। तो साधारण स्त्री और पुरुष जो थे वो अपने काम को जो करते थे उसको महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, तो उसको वहाँ पे वो विवरण उसका नहीं रखते थे। दूसरा, यहाँ पे यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे भी ना हों। अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उसका विवरण कैसे बनाएंगे? और तीसरा, यह भी संभव है कि वे गरीब हों और
उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो, ठीक है, इसलिए विवरण नहीं रख पाते थे। छठवां का प्रश्न है यहाँ पे, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिससे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चल सके। राजाओं और किसानों के जीवन में अंतर, यहाँ पे 2 अंतर बताए गए हैं। पहला, राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों से भरा होता था, जो कि आज भी ऐसा ही है, किसानों का जीवन आज भी कष्टों से भरा होता है। दूसरा है, राजा अपनी विजयों का अभिलेख जोर शोर से रखते थे, जो विजय प्राप्त करते थे वो उसका लेखा जोखा अच्छे से रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे क्योंकि वो खर्चीला काम था। 7वां प्रश्न है, पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ, आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। तो यहाँ पे है, क्या ये शिल्प है? पहला यहाँ पे स्त्री, दूसरा पुरुष, तीसरा स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं। उत्तर है यहाँ पे देखिए, हस्तशिल्प है जो आपका स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, भवन शिल्प है जो कि पुरुष ही करते हैं, मूर्ति शिल्प है वो दोनों करते हैं, काठ शिल्प है ये भी पुरुष ही करता है, चमड़े का काम जो है वो उस पर कारीगरी वो भी पुरुष ही करते हैं। तो स्त्री अकेला कोई कार्य नहीं करती इस 5 में से। 2 कार्य ऐसे हैं जो हस्तशिल्प और मूर्ति शिल्प वो स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, बाकी 3 जो है ऐसे यहाँ पे शिल्प है जो सिर्फ पुरुष करता है। और 8वां क्वेश्चन है आज का, अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी, तो इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। तो अतीत में कुछ पुस्तकें लिखी गई तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि कौन सी पुस्तकें आप पढ़ना पसंद करेंगे अपने अनुसार। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इसको अपने अनुसार आप बता लीजिएगा। अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी गई थी। पहला, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर, दूसरा, राजाओं के जीवन पर, तीसरा, औषधियों तथा विज्ञान पर, चौथा, महाकाव्य कविताओं तथा नाटक पर। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और डेली बेसिस पे अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं आप लोग तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए जो भी फ्री में वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आपको आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।